गुनाहों की वापसी। एक और चित्र दोस्तों। वैसे तो इन मास्टर का नाम रविकांत है, लेकिन अपराध जगत में मास्टर के नाम से प्रसिद्ध है। स्कीमें बनाने में इनका कोई जवाब नहीं, लेकिन अपनी बनाई हुई स्कीम किसी भी स्कीम में यह खुद शामिल नहीं होते, बल्कि इन्हें दूसरे अपराधी को बेचते हैं। कीमत होती है उस स्कीम द्वारा प्राप्त धन का 10वां हिस्सा। रोज शाम को यह शहर के बनाम जुआ घर रेड लाइट में पाए जाते हैं। जुए में भी यह कभी नहीं हारते। हाँ, मास्टर से जीतना बहुत मुश्किल है प्यारे। अपराधियों से कमीशन के रूप में मिलने वाले धन और जुए की कमाई काफ़ी ऐश का जीवन बिता रहे हैं। एक छोटे से बंगले और एक कार के मालिक भी हैं। आज के खेल में 10,000 का हाथ आए और एक रात टोनी नामक एक अपराधी मास्टर से मिलने आया। तुम्हारे लिए स्कॉच विस्की लाया हूँ मास्टर, इसका मतलब तुम सफल होकर लौटी हो टोनी। हाँ मास्टर, तुम्हारी बनाई स्कीम में काम मैंने 20,000 रुपये कमाए हैं, ये लो अपना कमीशन, थैंक यू। एक बात बताओ मास्टर, तुम्हारी स्कीम में लोग खूब धन कमाते हैं, तुम खुद ही अपनी स्कीम में काम क्यों नहीं करते? मास्टर छोटे काम करना पसंद नहीं करता टोनी। छोटे काम? हाँ, 10-20 हज़ार या लाख 2 लाख कमाने में छोटा समझता हूँ। कोई ऐसा काम करना चाहता हूँ जिसमें कम से कम 1 करोड़ रुपये तो मिले। 1 करोड़ आसानी से नहीं मिलते मास्टर, मेरा कहा मानो, छोटे मोटे काम करके 1 करोड़ कमा लो। मशवरा के लिए शुक्रिया टोनी, शेर भूखा मर जाएगा मगर घास कभी नहीं खाता। मास्टर भी अगर दाव लगाने हैं तो ऊंचा लगाना। मास्टर का यह अहंकार भगवान को बुरा लग गया और दूसरे दिन ही रेड लाइट क्लब में काफ़ी रकम हार गया। और खेलोगे मास्टर? नहीं, मेरी जेब खाली हो चुकी है। तभी क्लब के मालिक उर्फ डॉन उसकी मेज पे आए। खेलो मास्टर, रुपया मैं तुम्हें उतार दूंगा, फिर तो मैं ज़रूर जीतूंगा। मगर उस दिन मास्टर के सितारे गर्दिश में थे। खेलता रहा, हारता रहा, नशे में उसे यह भी होश नहीं रहा डॉन ने कितना रुपया उधार ले चुका है। और जब उठकर चलने लगा तो डॉन अपने दफ्तर बुलाया। क्या बात है डॉन, तुम्हें 5 लाख रुपये उधार लेकर जुए में हार चुकी हो मास्टर। 5 लाख? हाँ, यह रे तुम्हारे हस्ताक्षर किए हुए प्रोनोट, और मेरा कब लौटाओगी पैसे? 5 लाख रुपये का प्रबंध करने में कुछ समय लगेगा डॉन। ठीक है, मैं तुम्हें 15 दिन का समय देता हूँ मास्टर माइंड। 5 लाख कमाने के लिए 15 दिन तुम्हारे लिए बहुत है, लेकिन अगर 15 दिनों में मेरी रकम न मिली तो खैर छोड़ो, तुम खुद समझदार हो। और उस दिन पहली बार मास्टर को नींद नहीं आई। डॉन बहुत खतरनाक आदमी है, रकम न मिलने पर वह कुछ भी कर सकता है, लेकिन 15 दिन में 5 लाख रुपये कहाँ से लाऊंगा? एक आध स्कीम बनाकर किसी बंदे को दूं तो भी इतनी रकम नहीं मिलेगी। 2 दिन बाद मास्टर ने टोनी को घर बुलाया। टोनी, मेरे पास कुछ अच्छी स्कीमें हैं। मास्टर, ठीक है मास्टर, स्कीमें मुझे दे दो, तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। नहीं टोनी, इस बार मुझे स्कीम बेचना नहीं, मैं खुद उस पर काम करना चाहता हूँ। यह तो बहुत बड़ी यह तो बहुत बड़ी स्कीम होगी, करोड़ों की कमाई वाली। यह बात नहीं है टोनी, दरअसल मुझे रुपये की सख्त ज़रूरत है आ पड़ी है, इसलिए मैं बैंक लूटने का प्रोग्राम बनाया है। यदि बैंक की चोरी करते हैं तो जेब काटने जैसा मामूली अपराध समझता हूँ, लेकिन मजबूरी में मुझे यह अपराध करना पड़ेगा। मेरा अनुमान है कि इसमें 7-8 लाख रुपये हाथ लग जाएंगे।
यह रकम भी कम नहीं है मास्टर। तुम्हें और अपना पार्टनर बनाना चाहता हूँ, 20% तुम्हारा होगा। तुम्हारा साथ तो मैं मुफ्त में विदेश में भी काम करने के लिए तैयार हूँ मास्टर, मगर स्कीम तो बड़ी हथियार है ना। यह प्रश्न करने के तुम मेरा अपमान कर रहे हो मास्टर। कि स्कीम में कोई त्रुटि नहीं होती। आई एम सॉरी मास्टर। अच्छा, मुझे अपनी स्कीम बताओ। कल रात तुम लोगों को सिटी बैंक की तिजोरी तोड़ोगे। बैंक के 4 मंजिला इमारत से निकलकर 20 मेरी रिहायश इमारतें बनी हुई हैं। इन इमारतों में बैंक के बिल्कुल ठीक निकट बीच में सिर्फ एक 8 फुट चौड़ी गली है। उस इमारत की छत हम बहुत लंबे तख्ते की मदद से बैंक के छत पर पहुंच जा सकते हैं और नीचे जाकर तिजोरी साफ कर सकते हैं। अगले दिन टोनी इमारतों की पेमेंट अगले दिन टोनी इमारतों पर पेंट करने वाले मिस्त्री की हैसियत से रंग के डब्बे और एक लंबा तख्ता लेकर सामने वाली मंजिल पर पहुंच गया। ये कहाँ जा रही हो? फ्लैट नंबर 55 रंग करना है। आज सामान रखने आया हूँ। यह सामान उस इमारत की छत पर ले जाकर वाटर टैंक के नीचे छुपा दिया। यहाँ सुरक्षित रहेगा। और रात को ठीक 11:30 बजे मास्टर ने टोनी को दोबारा एक इमारत के निकट पहुंचा। चौकीदार गेट पर खड़ा है। मैं उसे हटाने की तरकीब सोचता हूँ। और अगले ही पल, भैया उधर गली में एक आदमी बेहोश पड़ा है। अच्छा। चौकीदार तुरंत गली की ओर चला गया। आओ टोनी। दोनों इमारत में घुस गई और तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। और छत पर पहुंचकर, तख्ता निकालो जल्दी। टोनी ने तख्ता निकाला। उसे इस मंडेर पर रख दो। धीरे धीरे छत पर सरको, संभल कर धीरे से। और कुछ क्षण तख्ते का सिरा सामने वाली छत पर निकल पहुंच गया। वेरी गुड, थोड़ा सरकाओ। तभी चीख की आवाज सुनकर टोनी घबरा गया और उसके हाथ से तख्ता छूट गया। 40 नंबर फ्लैट में आग लग गई। आग आग। और खिड़की से आग की लपटें निकल रही थी। मास्टर टोनी से कहा और कुछ। दोनों चिल्लाते हुए नीचे भागी। आग आग। और जब इमारत के बाहर पहुंचे, किसी को उनकी ओर ध्यान देने की फुर्सत नहीं थी। वह दौड़ते हुए कार तक पहुंचे और रवाना हो गए। बाल बाल मचे मास्टर। अगर हम बैंक की इमारत में दाखिल हो चुके होते तो मारे जाते। हाँ प्यारे। और फिर घर पहुंचकर टोनी को विदा करने के बाद मास्टर शराब में डूब गया। मैं जिन लोगों की स्कीमें बनाई वह ऐश कर रहे हैं। मैंने पहली बार काम करने की कोशिश की, परिस्थितियां में असफल कर दिया। मास्टर प्लान अपने मास्टर प्लानर अपने पहले ही मिशन में नाकाम, अपने खुद के मिशन में। खैर कोई बात नहीं, दूसरी स्कीम बनाऊंगा। इस बार मुझे कामयाबी मिलेगी। तभी ट्रेन ट्रेन ट्रेन। मास्टर उठा, दरवाज़ा खोला। तुम? हाँ मास्टर। क्या बात है? अभी 15 दिन का समय पूरा नहीं हुआ। मुझे पता है, मैं सिर्फ यह देखने आया रहा था तुम शहर छोड़कर तो नहीं भाग गए। 2 दिन से क्लब क्यों नहीं आई? जेबें खाली हैं और क्लब आकर करूँगा क्या? तुम चिंता न करो, तुम्हारी स्कीम समय पूरा होने से पहले मिल जाएगी। तुम्हारी रकम, यही तुम्हारे हक में अच्छा रहेगा। वैसे क्लब आते जाते रहा करो, और भी अच्छा रहेगा। डॉन की बात में छिपी धमकी मास्टर परेशान कर दिया। अगर रकम का प्रबंध न हुआ तो डॉन मेरी हत्या करा देगा। अगर किसी भी तरह 5 लाख रुपये का प्रबंध करना होगा। 2 दिन गुजर गए मास्टर, अभी तक कोई अच्छी स्कीम तैयार नहीं कर पाया। इसी बीच खाड़ी युद्ध आरंभ हो गया, जिन प्रभाव देशों पर भी पड़ा।
तस्करों और अपराधियों के धंधे मंदे पड़ गए। लोग अपना धन बाहर निकालते हुए डर रहे थे। मास्टर को समझ में नहीं आ रहा था अब क्या करे। इसी उधेड़-बुन में शाम को समुद्र के तट के किनारे टहल रहा था। क्या हो गया मेरे दिमाग को, अपने लिए कोई स्कीम नहीं सोच पा रहा। तट पर कुछ प्राइवेट हट्स बने हुए थे। मास्टर जानता था कि शहर के धनवान व्यक्ति हट्स में अपनी आईएससी के लिए बनाए हुए हैं। एक प्राइवेट हट्स के निकट गुजरा था, तभी ओ सेठ, यह तो सेठ अमीरचंद रेशम वाला है और अपने मास्टरमाइंड की तेजी से काम कर रहा था। सेठ अमीरचंद समाज में बड़ी इज्जत है, लोग भगवान के अवतार मानते हैं। यह अय्यासी के लिए जिसे लेकर आया है मुझे इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। सेठ से 5-10 लाख रुपए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और वह तुरंत ही अपनी कार की ओर बढ़ गया। सेठ, इन रंगीन क्षणों को कैमरे में कैद करना होगा। अगले पल, साहब एक आदमी यह लिफाफा आपके लिए दे गया है। चपरासी के जाने बाद लिफाफा खुला। हे भगवान! तभी फोन की घंटी बजी। सेठ कांपते हाथों से रिसीवर उठाया। अमीरचंद स्पीकिंग। तस्वीरें पसंद आई सेठ? सेठ हाथ में रिसीवर करते करते बचा। कौन हो तुम? मैं आपका शुभचिंतक हूँ सेठ। बहुत सी तस्वीर मेरे पास है। क्या चाहती हो? मैं आपको यही बताना चाहता हूँ सेठ, अगर तुम तस्वीर अपने परिवार और वालों को मिलो तो पहुंचा दी जाए तो पसंद, तो आपकी इजाज़त जानना चाहता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा करना। क्या चाहते हो तुम? सिर्फ 10 लाख रुपए। 10 लाख यह बहुत ज़्यादा है। यह पैसा कम नहीं है, एक पैसा भी कम नहीं सेठ। अगर इज्जत बचानी है तो 10 लाख तैयार रखो और आधे घंटे बाद फ़ोन करूँगा। फ़ोन करने के बाद मन ही मन खुश हो गया। वह बुथ से बाहर निकला। ना सेठ, सेठ ना तो कर ही नहीं सकता। मेरे 10 लाख पक्के। इसी खुशी में एक आध पैक हो जाए। और वह रेड लाइट क्लब में की ओर रुख किया। एक डबल स्कॉच। तुम्हें याद कर रहा था मास्टर। और तभी, मास्टर, क्या मेरी रकम चुकाने आए हो? इरादा तो कुछ ऐसा ही है। गुड, तो लाओ रकम निकालो। कुछ देर इंतजार करो, आज रात या फिर कल सुबह तुम्हारी रकम मिल जाएगी। चाहे एक आध लाख मुझसे उधार भी ले लेना। बहुत अकड़ रहे हो, कोई खजाना हाथ लग गया ऐसा ही समझो। एक दो पैक दो। ठीक आधे घंटे बाद मास्टर ने फिर अमीरचंद को फ़ोन मिलाया, मगर इस बार फ़ोन एक नारी ने उठाया। कौन है साहब? कौन साहब बोल रहे हैं? नाम सेठ अमीरचंद को ही बताऊंगा, बात कराइए। सारी सेठ जी, एक आध घंटा पहले निधन हो गया। क्या? जी हाँ, आध घंटा पहले सेठ जी का दिल का दौरा पड़ा और डॉक्टर के आने के बाद सुबह 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 और कुछ देर बाद। दोनों बार मेरी स्कीमों में कोई दोष नहीं था, लेकिन मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा। अब उसका मास्टरमाइंड कुछ काम नहीं कर रहा था जान से, तो वह कुछ दिन और समय मांग लिया था, लेकिन अपने सामने कोई प्लान नहीं था। 3-4 दिन बम के शतक शहर में विभिन्न क्लबों के चक्कर लगा रहा था। एक रात क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। वह अपनी कार के निकट पहुंचा। ओह, यह गोलियों की आवाज़। वह यहाँ से हट जाना चाहिए, कोई गोली इधर भी भटक ना आए। वह अपनी कार स्टार्ट करने की तभी मास्टर की लाइट जलाने के लिए हाथ बढ़ाया। कौन है? लाइट मत जलाना प्लीज, मेरी जान खतरे में, मुझे यहाँ से ले चलो। पिछली सीट पे एक नारी का स्वर सुना। पता नहीं कौन स्त्री का स्वर में प्रार्थना चुप्पी प्रभाव था। मास्टर को कोई मौका देना मास्टर को, कोई मौका देना चाहता। मास्टर ने एक कार स्टार्ट कर ली और तेजी से बाहर निकल आया। काफ़ी दूर आने के बाद पिछली सीट से कराने की आवाज़
सुनाई दी। मास्टर ने पूछा, क्या तुम घायल हो? हाँ, मेरी जांघ में गोली लगी है। कहाँ जाना चाहती हो? तुम्हें मेरी मदद करनी है। क्या हुआ? शायद बेहोश हो गई। अब मास्टर ने एक ही रास्ता था, लड़की को अपने घर ले आए और होश में आने पर पूरी कहानी सुने। यह बेकार की मुसीबत गले पड़ गई। उसने रात उसने कार की बत्ती जलाई, लड़की को उठाकर ड्राइंग रूम में ले आया। खून अभी तक बह रहा है, अगर रोका नहीं गया तो मर जाएगी। उसने रुमाल में विस्की से भिगो कर लड़की के घाव पर बांध दिया। इस खून का बहना रुक जाना चाहिए। और तत्पश्चात उसके मुंह पर चींटी मारी। ओह! मास्टर तुरंत ही उस पर झुक गया। सुनो, कौन हो तुम और तुम्हें गोली किसने मारी? मेरी दुश्मनों ने। कौन है तुम्हारे दुश्मन? यह विस्तार जानने का समय नहीं है। मुझे लग रहा है कि मैं मर रही हूँ। तुम मेरी मदद करो प्लीज, इसकी कीमत चुकाऊंगी। क्या चाहती हो तुम? मैं मरने से पहले डंकटन रोड कोठी नंबर 17 में एंथनी के पास पहुंचना चाहती हूँ। अगर मुझे सुरक्षित पहुंचा दोगे तो तुम्हें 5 लाख रुपये दिलवा सकती हूँ। 5 लाख? तुम मजाक कर रही हो? नहीं, इस वक्त मेरी जान की कीमत उससे कहीं अधिक है। अधिक समय नष्ट ना करो। मास्टर ने केवल 1 मिनट सोचा, अगले ही पल लपक कर बेडरूम में पहुंचा। अगर कोई खतरा हुआ तो मेरे काम आएगी। वापस आकर लड़की को उठाया और कार में लेटा दिया। अगर तुम मुझे रास्ते में कुछ हो गया तो मेरी लाश को तुम एंथनी के पास ले जाना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और कुछ देर बाद कार डंकन रोड पर भागी जा रही थी। कोठी नंबर 17 अलग हट कर बनी हुई थी। फाटक खुला था। लड़की के कहने पर वह कार को भीतर ले गया और पोर्च में सामने उतरते ही गाड़ी रोक दी। लड़की के कंधे पर बोझ बोझ डाले वह मुश्किल से बड़ी खड़ी थी और दरवाज़ा खुला। 2 अजनबी व्यक्तियों को भीतर घसीट लिया। लड़की फर्श पर जोर से गिरी और घाव खुल गया। दूसरे व्यक्ति ने मास्टर की खोपड़ी पर रिवॉल्वर लगा दिया। हिलना मत वरना खोपड़ी उड़ा दी जाएगी। यह क्या बदतमीजी है? सेटअप, लड़की को उठाओ और अंदर ले चलो। इस लगता है किसी बड़े झमेले में फंस गया हूँ। और कमरे में कदम रखती हूँ। गार्ड एंथनी। और मास्टर बड़ी हैरानी से काबू पाने की कोशिश की, लेकिन लड़की एंथनी की लाश देखकर अगाध साबित हुई। आह एंथनी। तभी, तुम बताओ कौन हो? इस लड़की से तुम्हारा क्या संबंध है? मैं इसे जानता नहीं। यह मेरी कार में घुस गई थी और मुझे से यहाँ पहुँचा देने की प्रार्थना की। इसे घायल देखकर मानवता के नाते मैंने इसकी सहायता की और यहाँ लिया। इसकी तलाशी लो। अगर मेरी जेबों से रिवॉल्वर मिल गई तो यह मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। और जैसे ही व्यक्ति उसके निकट पहुंचा, टांगे हरकत में आई और अगर साथ ही उन दोनों को अपनी रिवॉल्वर निकाला और यह देख दूसरे ने छलांग लगाई, लेकिन दोनों मर चुके थे। लड़की के निकट पहुंचा। ए सुनो, तुम होश में हो? लड़की ने आंखें खोली, कुछ कहने के लिए होठ खोली मगर आवाज़ न निकली। यह मुझे किस चक्कर में फंसा दिया? कुछ बोलो ना। कहने के बजाय लड़की ने अपना हाथ हिलाया और ये माइक्रो फिल्म। ओ गॉड, यह तो मर गई। मास्टर मूर्ख नहीं था, तुरंत ही स्थिति समझ गया। यह सारा हंगामा फिल्म के कारण हुआ, यानी यह फिल्म बहुत ही महत्वपूर्ण है। अलग अलग 2 फिल्में थी। फिल्में का रोल अपनी जेब में डालने के बाद मुझे तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। वह जिस चीज़ को छुआ उसने अपनी उंगलियों के निशान मिटाने के बाद बाहर निकल आया। अपने बंगले पहुंचकर सबसे पहले गाड़ी को धोकर साफ किया। मेरे घर में ऐसा कोई चिन्ह नहीं रहेगा जिससे पता लगे वह लड़की यहाँ आई थी। और पूर्ण संतुष्ट होने के बाद वह बेडरूम में पहुंचा। अलमारी में माइक्रो
प्रोजेक्टर निकाला और फिल्म की फोटोग्राफी का शौक था। इस फोटोग्राफी के लिए अत्याधुनिक सामान उसके पास मौजूद थे। अब देखना जाए कि फिल्म में क्या है। फिल्म प्रोजेक्टर पर चलाने के बाद उसने प्रोजेक्टर ऑन किया। यह तो कुछ लिखा हुआ है, शायद यह भाषा अरबी है। और फिल्म में कुछ नक्शों और इमारतों और पहाड़ियों वगैरह दिखाई गई थी। जगह तीर के निशान बने हुए थे और अरबी भाषा में कुछ लिखा था। अरबी भाषा तो मुझे आती नहीं, लेकिन यह खून खराबा इस फिल्म के कारण हुआ है। इतना बड़ा जंग है, इतना कह सकता हूँ। यह फिल्म का संबंध खाड़ी युद्ध से हो सकता है। ईरान के फौजी रात को हो फिर तुरंत ही अपना एक मिस्त्री सलीम अली याद आया, जो कई वर्ष बगदाद में रहकर आया था। वह अरबी भाषा भी बहुत अच्छी तरह जानता था। सलीम फिल्मों को लिखी भाषा को पढ़ सकता है। अगर यह फौजी राज हुआ तो मेरा भाग्य खुल जाएगा। और अगली सुबह सलीम सोम से मिलने पहुंचा। सलीम अपने घर में अकेला रहता था। आज मेरी याद कैसे आएगी मास्टर, तुमसे एक काम पड़ा है। और सलीम को गोल गोल बातें करने के बाद प्रोजेक्टर फिल्म पर चला कर दिखाई। अरे ध्यान से पढ़कर बताओ क्या लिखा है। ओह मेरे खुदा, ईरान की जंगी राज है। इसकी तो फौज की ताकत में तब्दील है। इस्लाम पर इस्माइल पर कब्जा करने के लिए विश्व युद्ध की आग झोंक देने की पूरी योजना है। यह फिल्म तुमको कहाँ से मिली मास्टर? मास्टर ने वह फिल्म बंद कर दी, दूसरी फिल्म प्रोजेक्टर पर चला दी। जरा इसे देखो। यह नक्शा इजराइल का है। इसमें जंगों के दर्शाया गया है जहां इजराइल ने मिसाइल रखा करेगा। और मास्टर इराक इतना खतरनाक रात तुम्हारे हाथ कैसे लगा? तो वह लड़की, इसका मतलब स्त्री जासूस होने के साथ साथ दोनों अवश्य ही इराकी जासूस होंगे, जो उसने यह राज छीनना चाहते थे। मास्टर बताओ ना, यह फिल्म तुम कहाँ से मिली? इससे पहले सलीम को शामिल क्यों करूं? और फिर धड़ाक। मास्टर तुम, यह क्या हरकत है? आई एम सॉरी सलीम मियाँ, यह राज सिर्फ मैं किसी को हकदार नहीं बना सकता। चाकू तुम मुझे मारना चाहते हैं, मजबूरी है। और सलीम ने पाँव के पीछे रखा मेज से टकराया और उसकी गुलदस्ता मारा। मास्टर ने छलांग लगाई और अपने मित्र के सीने में बेहिचक चाकू उतार दिया। सलीम की लाश के नीचे उसने अपने लिबास में मास्टर ने हाथ में चाकू को साफ किया। बिना कोई स्कीम बनाए ही मेरे हाथ में ऐसी चीज़ लग गई जिससे मुझे धन की वर्षा हो जाएगी। और वह मास्टर अपने डार्क रूम में घुस गया और फिल्म के कुछ हिस्से अतिरिक्त प्रिंट तैयार करने लगा। असली फिल्म के साथ में रखकर घूमने के में खतरा है। तत्काल असली फिल्म को उसने एयर टाइट बल्बों में रखकर वाटरप्रूफ कैनवस में लपेट दिया। अब इसकी सुरक्षित स्थान पर छुपाना होगा। और छत पर जाकर वाटर टैंक में अंदर डाल दिया। कोई सोच भी नहीं सकता फिल्म पानी में रखी जा सकती है। अगले दिन मास्टर माइंड ने एक योजना तैयार की। इस फिल्म को इराक सरकार के महत्वपूर्ण है, इसका सौदा इराक से करना चाहिए। उसने उसी दिन अपनी फिल्म के कुछ अंश एक पत्र के साथ डाक द्वारा इजरायली दूतावास को भेज दिए। परसों सुबह यह लिफाफा इजरायली दूतावास को मिल जाएगा। और फिर एक दिन शाम को इजरायली दूतावास को फ़ोन मिलाया और हाई टोन बोल रहा हूँ, आपको मेरा पत्र मिला? यस मिस्टर हाई टोन। पत्र के अनुसार हमें आपके फ़ोन की प्रतीक्षा थी। आपको उन फिल्म में दिलचस्पी है? जी हाँ, हम
ईमानदारी के साथ आपसे सौदा करने के लिए तैयार हैं और खुद एम्बेसडर खुद आपसे मिलना चाहते हैं। क्या आप दूतावास आ सकते हैं? और मास्टर दूतावास जाकर बातचीत के लिए बिल सहमत हो गया। 9 बजे वह पहुंच गया। वहाँ दूतावास में राजदूत के सामने, मुझे हाईटोन से आपको सौदा करने भेजा है। तो हाईटोन नहीं है? जी नहीं, मैं उसका प्रतिनिधि हूँ। उन्हें मुझे आपसे सौदा करने का निर्देश दिए हैं। एक बात समझ लीजिए, अगर मेरे साथ कोई ज्यादती हुई तो मिस्टर हाईटोन फिल्मों का सौदा आपसे। हमारा इरादा आपसे ज्यादती करने का कोई नहीं है। तो फिर कीमत लाइए। 10 लाख इंडियन करेंसी में। हाँ हाँ, इतने में तो मिस्टर हाईटोन फिल्म का एक टुकड़ा नहीं बेचेंगे। 20 लाख। काफ़ी सौदेबाजी के बाद राजपूत ने कहा, 1 करोड़ यह अंतिम कीमत है, हम इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। 1 करोड़, हे भगवान, आखिर मेरा सपना सच हो जाएगा। मास्टर ने कुछ देर सोचने के बाद अमीन ने किया, ठीक है हाईटोन, तब तक आपकी पेशकश पहुंचा देता हूं। कल शाम आपको जवाब मिलेगा। हम बेचैनी से आपका इंतजार करेंगे। और दूतावास के बाहर आकर कुछ देर पैदल ही चलता रहा। 1 करोड़ रुपये आने के बाद तो मैं जीवन भर ऐश करूँगा। और फिर टैक्सी में सवार हो गया। लेकिन कुछ दूर जाने पर बाद उसे इस बात का अभ्यास हो गया कि एक नीली गाड़ी उस टैक्सी का पीछा कर रही है। वो उन्होंने अपने जासूस पीछे लगा दिए और जेब से 100 का नोट निकाल कर टैक्सी वाले ड्राइवर को थमाया। तुम यह रख लो और देखो, नीली गाड़ी हमारा पीछा कर रही है। टैक्सी को ऐसी सड़कों पर घुमाओ जहां ट्रैफिक अधिक हो, और मौका देखकर मैं तुम्हें रुकने को कहूँगा और टैक्सी से उतर जाऊँगा। मेरे उतरने के बाद तुम चले जाना। जी साहब। और टैक्सी काफ़ी देर विभिन्न सड़कों पर घूमती रही। सुनो, आगे एक मोड़ पर है, उस पर घुमाओ। टैक्सी की गति कम कर देना, मैं नीचे कूद जाऊँगा। और सड़क और टैक्सी नीली कार के बीच को अन्य वाहन आ गई। और जैसे ही टैक्सी मोड़ पर घूमी, उसके बाद नीली कार के सामने से गुजरा। पीछे से गुजरी उसके 2 आदमी थे। मास्टर का पीछा करने के ईरानियों को बताना होगा कि मैं मूर्ख नहीं हूँ, ताकि सौदे के समय कोई अन्य चालाकी न दिखाए। और मास्टर ने एक मार्केट के पास बस से उतरा और टेलीफोन बूथ में गया। हेलो, हाईटोन से बोल रहा हूँ। मेरे आदमियों के पीछे तुमने जासूस लगाकर अपने सौदे के नियम का उल्लंघन किया। ओह मिस्टर हाईटोन, आपने गलत समझ रहे हैं। क्या मतलब? दरअसल हमारे आदमी आपके आदमी के पीछे सुरक्षा के लिए गए थे। अमेरिकन दूतावास के जासूस आजकल हमारे दूतावास में आने वाले हर व्यक्ति पर नज़र रखते हैं, इसलिए हमने सोचा। मास्टर ने उसकी बात काटी, इस सौदे में आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मैं अपने आदमियों की रक्षा स्वयं कर सकता हूँ। अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई तो आपसे सौदा रद्द कर दूंगा। और फ़ोन धमकी देने के बाद फ़ोन बंद कर दिया। और उसी रात शराब पीते हुए मास्टर ने माइंड को करवट दी। ईरानी आसानी से 1 करोड़ देने को तैयार हैं। इस फिल्म का महत्वपूर्ण पता चला, और यह फिल्में अमेरिका और उसके मित्र देशों को भी महत्वपूर्ण है। सभी राष्ट्रीय इजराइल को इराकी हमलों से बचाना चाहते हैं। इन देशों की फिल्में की कीमत ईरान से भी अधिक दे सकते हैं। ज़्यादा धन प्राप्त करने के लिए इच्छा जागते ही उसने ईरान से सौदा करने का फैसला किया। वाह, मैं ये फिल्म को 5 करोड़ से कम नहीं बेचूंगा। अगले दिन उसने दूतावास में फिल्मों के कुछ अंश और पत्र को रवाना कर दिया। और तीसरे दिन शाम को फ़ोन मिला। हेलो
हाई टोन बोल रहा हूँ। मेरा पत्र आपको मिला? यस यस, हम आपसे तुरंत सौदा करना चाहते हैं। और दूतावास में जाकर मास्टर अमेरिकी राजदूत से मिला और समय को हाई स्टेशन का प्रतिनिधि बताया। और मिस्टर हाई टोन फिल्मों की कीमत 5 करोड़ चाहती है। 5 करोड़ तो बहुत है, कीमत कम है, कम नहीं हो सकती। आप सोच लीजिए, मैं खुद कोई फैसला नहीं ले सकता, मुझे अपनी सरकार से बात करनी होगी, कुछ समय दीजिए। ठीक है, कल शाम तक का समय दे दिया जाता। थैंक यू वेरी मच। और यहाँ भी दूतावास के बाहर आते ही नाटक शुरू हुआ। वही काली वैन काफ़ी देर से पीछे लगी हुई है। और टैक्सी की रफ्तार बढ़ाओ। क्यों बाबूजी, ठीक तो चल रही है। तुम मेरा पीछा कर रहे हैं, कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। यह रुपये रखो, जैसा मैं कहूँगा वैसा करो। ओह ज़रूर, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूँगा ही। और मास्टर ने निर्देश पर टैक्सी विभिन्न सड़कों पर चौराहे से गुजरती रही। एक स्थान पर वैन के पीछे पीछे रह गई तो एक लेन में के सामने मास्टर ने टैक्सी से उतर गया। तुम सीधा जाओ। और फिर वह लेन में घुस गया। लेकिन लेन पार करने पर जैसे ही मुख्य सड़क पर आने के लिए एक तेज रफ्तार से आती हुई गाड़ी अपनी चपेट में ले लिया। राहगीरों ने उसे उठाकर अस्पताल पहुंचाया। उसकी हालत गंभीर थी, किंतु ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। और 6 घंटे तक डॉक्टर उसके जीवन को बचाने के लिए संघर्ष करते रहे। और ऑपरेशन समाप्त हुआ। क्या ख्याल है डॉक्टर, बच जाएगा? कह नहीं सकता, कोमा की स्थिति में है। अगर इसे जल्द होश आ गया तो यह बच जाएगा। वैसे मुझे नहीं लगता कि जल्दी होश आएगा। मास्टर को जब होश आया तो काफ़ी देर वह छत की तरफ ताकता रहा, सारी घटना याद करने लगा। मैं सड़क पर पार कर रहा था, तभी तभी ओ अरे, आपको होश आ गया, थैंक गॉड, हमारी मेहनत सफल हो गई। आपको पूरे 45 दिन बाद होश आया। 45? नर्स तुरंत डॉक्टर को सूचना दी। और कुछ देर बाद, हेलो, कैसा महसूस करें? मैं ठीक हूँ। क्या मुझे सचमुच 45 दिन बाद होश आया डॉक्टर? जी हाँ, आप भाग्यशाली हैं। लेकिन आपने यह बताओ कि खाड़ी के युद्ध की क्या किस मंजिल पर है? खाड़ी का युद्ध तो बंद हुए सप्ताह हो गया है। ईरान ने हार मान ली है। और आपको युद्ध से क्या संबंध? युद्ध खत्म हो गया। मास्टर ने अपनी कमजोरी भूलकर झटके से बैठ गया। यह युद्ध बंद हो गया, भगवान फिर से पराजित हो गया। अभी उस फिल्म का क्या? 1 पैसा भी नहीं देगा। मैं 5 करोड़ का लालच में अपने 1 करोड़ खो दिए। मैंने ईरानियों से ही सौदा किया होता तो मेरे मास्टरमाइंड ने मुझे डुबो दिया। तभी, अरे क्या लेटे रहो, उफ उफ नहीं, नर्स ऑक्सीजन। और मास्टर का कमजोर शरीर अज्ञात रहस्य कर सका। दिल का जबरदस्त दौरे से मास्टर ने दूसरी सांस लेने का समय ही नहीं दिया। ओह, यह तो खत्म हो गया, बेचारा। इस तरह गुनाहों का व्यापारी मास्टर के भाग्य के हाथों एकदम से पराजित झेलनी पड़ी। और अंत में अपराधी की मदद से करोड़पति बनने का सपन ही रह गया। समाप्त दोस्तों।